मेरी प्रारंभिक शिक्षा है जो मेरे गांव में ही हुई है, सरकारी विद्यालय से। उसके बाद मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भिंड से 12th तक की पढ़ाई की। बीएससी करना ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के बाद पता चला। जब मैंने 12th की तो मेरे 12th में मार्क्स अच्छे थे, तो मेरे कुछ दोस्त भी आ रहे थे। मेरे पिताजी ने भी बोला कि एक बार डीयू में जाके एडमिशन लो। फर्स्ट अटैम्प्ट का तो ये कि अब जब आप एक यूपीएससी का जो सिलेबस पैटर्न है उसके हिसाब से एक लंबे समय तक आप मेहनत करते हो और आपको पता होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिल जाती है। स्वयं के प्रति ईमानदार रहते हुए पढ़ाई कर रहे हो तो सफलता मिल जाती है। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें किस्मत लक फैक्टर भी होता है। अदर ऑप्शनल लिया तो फिर मैंने उनके अनुभव से सीख के कि मैं ये गलती ना करूं, उससे पहले ही मैं इस चीज़ को अपना चेंज। हाँ, लेकिन ये बात है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम हमेशा से रहा है, 4-5% से। मैक्सिमम जो मेरा आइडिया है वही 25 से 35 के बीच में बच्चे रहते हैं। हिंदी मीडियम में बहुत सारे लोगों का प्री क्लियर नहीं होता है। तो और दूसरी चीज़, जब प्री क्लियर हो जाता है तो मेंस, क्योंकि उनका जो स्कूली बैकग्राउंड होता है वो कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है। और सोर्स को अपनी लिमिटेड रखो, ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागो, ज़्यादा जो मटेरियल मार्केट में उसके पीछे मत भागो। कहीं से भी पढ़ो, बस आपकी कंसेप्चुअल समझ अच्छी होनी चाहिए। कि देखो 12th के बाद आप ऐसा नहीं कि आप आओ कॉलेज में एडमिशन लेके कोचिंग ज्वाइन कर लो या यूपीएससी में लग जाओ। ये मेरे हिसाब से मुझे तो ठीक है कि पहले कॉलेज करो, जब 3rd ईयर में आ जाओ तो फिर थोड़ा यूपीएससी के प्रति सीरियस हो जाओ और एनसीईआरटी वगैरह कॉलेज के टाइम पे पढ़ सकते हो और 3rd ईयर से थोड़ा इस दिशा में मूव कर सकते हो। ये है कि सबसे पहले तो आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे यूपीएससी में बच्चे आते हैं तो कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन लिया, अचानक से जोश आ जाता है, 10 घंटे पढ़ाई कर लिया। ये चीज़ पहले से पता होना चाहिए कि यूपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो वो एक दिन में क्लियर नहीं होता है। इसके लिए लंबी मेहनत लगती है। तो आपको धैर्य बनाए रखो, आराम आराम से अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ कि आज मुझे इतना कवर करना है। अगर नहीं हो पाया तो इसको कल करें। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, अगर आप अपने प्रति ईमानदार हो, तो हमें नहीं लगता कि 1-2 दिन का गैप आपकी पढ़ाई को ज़्यादा बाधित करता है। आप कहीं ना कहीं उसको कवर कर लो। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी फ़िलहाल यूपीएससी 2020 का रिजल्ट आया है और जिसमें हिंदी माध्यम से सर का सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि हिंदी माध्यम से रिजल्ट क्यों डाउन होता जा रहा है, और भी बहुत सवाल जो सर की स्ट्रेटजी क्या थी, सर ने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की, बहुत से सवाल जो आपके दिमाग में चल रहे हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भाई। सर सबसे पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। मेरी प्रारंभिक शिक्षा है जो मेरे गांव में ही हुई है, सरकारी विद्यालय से। उसके बाद मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भिंड से 12th तक की पढ़ाई की। 12th के बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज से बीए ऑनर्स ज्योग्राफी किया है और यूपीएससी में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। अभी मैं हंसराज कॉलेज से एमए कर रहा हूँ। ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी एक नॉर्मल स्कूली बैकग्राउंड थी और उसके बाद में आपको यूपीएससी की ओर मूव करना, ये सबसे पहले किसने मोटिवेट किया आपको? यूपीएससी के लिए मूव करने का प्लान जो था कि यूपीएससी करना, ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के बाद पता चला। जब मैंने 12th की तो मेरे 12th में मार्क्स अच्छे थे, तो मेरे कुछ दोस्त भी आ रहे थे। मेरे पिताजी ने भी बोला कि एक बार डीयू में जाके एडमिशन लो। तो जब मैं यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में आया तो यहाँ के मुझे शिक्षकों से, कुछ मेरे सीनियर्स तैयारी कर रहे थे, उनसे बातचीत के दौरान यूपीएससी के बारे में मुझे पता लगा। तो फिर मैंने भी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। सर फर्स्ट अटैम्प्ट में, जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट अटैम्प्ट इतनी आपने क्लियर कर लिया, ये सर कैसे संभव किया आपने? फर्स्ट अटैम्प्ट का तो ये कि अब जब आप एक यूपीएससी का जो सिलेबस पैटर्न है उसके हिसाब से एक लंबे समय तक आप मेहनत करते हो और आपको पता होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिल जाती है। आपकी स्टडी में अगर भटकाव नहीं है, आप एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है शिक्षकों से, आपके सीनियरों से, और आप भी स्वयं के प्रति ईमानदार रहते हुए पढ़ाई कर रहे हो, तो सफलता मिल जाती है। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें किस्मत लक फैक्टर भी होता है, ये भी, क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे हैं, ये चीज़ तो मैटर करती है। ओके सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है। ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका ग्रेजुएशन में ऑफ जियोग्राफी था और अभी आपने हिंदी लिटरेचर ली, सर ऐसा आपने क्यों किया? मैंने तैयारी ज्योग्राफी के साथ ही शुरू की थी। मेरा ऑप्शनल स्टार्टिंग में जब मैं कोचिंग कर रहा था तो मैंने ज्योग्राफी रखा था, लेकिन मैंने पिछले 2-3 साल के मार्क्स देखे ज्योग्राफी के और
तो उसमें क्या हो रहा था कि एक तो हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो थोड़ी वो थोड़ी ये वैसी होती कि टेक्नोलॉजिकल टाइप होती है, तो उसमें क्या हिंदी में लिखो तो वो समझ नहीं आता है। कुछ सीनियर्स ऐसे थे जिन्होंने ज्योग्राफी से दिया, उनका नहीं हो रहा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जो यूपीएससी में पिछले कई वर्षों से टॉप रैंक यानी कि अच्छा रिजल्ट देता आ रहा है। उस ऐप का नाम है प्रीप्लेडर। इस ऐप की सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें पढ़ाने वाले टीचर्स इंडिया के सबसे टॉप फैकल्टी जो एक ही प्लेटफॉर्म यानी कि इसी एक ही ऐप पर मिल जाएंगे और जिससे आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं और जिससे अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस ऐप से हेल्प मिले, जैसे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मटेरियल्स एंड क्विज एंड टेस्ट सीरीज और भी बहुत कुछ, प्रीलिम्स से जुड़े सवाल, मेंस से जुड़े सवाल, मेंस की बुक लिस्ट, प्रीलिम्स की बुक लिस्ट और न्यूज़पेपर कैसे रीड करें, इसमें बहुत कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएगा दोस्त। और कमाल की बात यह है कि इसमें जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं जो एक्स सिविल सर्वेंट्स रहे हैं या फिर इंडिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर रह चुके हैं और उनके साथ आप डाउट सेशन करोगे, उनके साथ आप अपने डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि आप यूपीएससी में आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और भी दोस्तों, अगर आपने अभी तक यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, आपको लगता है कि मुझे किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए, तो इस ऐप के माध्यम से आपको एनसीईआरटी की अपडेट्स या फिर एनसीईआरटी किस प्रकार पढ़ना चाहिए और एनसीईआरटी के नोट्स किस प्रकार बनाने चाहिए, बहुत है जो आप इस ऐप से हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रीप्लेडर ऐप डाउनलोड करें, देन उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर इंटर करें, उसके बाद ईमेल आईडी डाल के आपको एक कोड के बारे में पूछेंगे। वहाँ पे जैसे अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि आप हमारा कोड SVU डाल रहे हैं, उसके बाद SVU डाल देते हैं, उसके बाद आपने फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड करो और आज ही ऐप में हमारा कोड इनरोल करो और सबसे पहले इन सारों के लिंक आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और आज इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे भी कुछ लोगों ने ये चेंज भी किया, ऑप्शनल ज्योग्राफी छोड़ के हिंदी लिया या अदर ऑप्शनल लिया, तो फिर मैंने उनके अनुभव से सीख के कि मैं ये गलती ना करूं, उससे पहले ही मैं इस चीज़ को अपना चेंज कर लूं, इसलिए मैंने अपना ऑप्शनल चेंज कर लिया। ओके सर, जैसा कि आपको पता है कि 2019 में हिंदी माध्यम से बहुत ही कम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपको डीमोटिवेट करता ही होगा और अभी भी कर रहा है, लेकिन सर फिर भी आपने अपने आप को मोटिवेट किया और आखिर आपने हिंदी माध्यम से सिलेक्शन किया और आखिर हमारे जैसे लोग जो अभी गाँव में रहकर प्रिपरेशन कर उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि 2020 में हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम रहा, ऐसा नहीं है। रिजल्ट हर साल उतना ही है जितना हर साल रहता है, 4-5%, कभी 5-10 बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, कभी 5-10 बच्चे कमोबेश उतना ही रहता है। हाँ, लेकिन ये बात है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम हमेशा से रहा है, 4-5% से मैक्सिमम जो मेरा आइडिया है वही 25 से 35 के बीच में बच्चे रहते हैं। तो ये है कि कुछ चीज़ें हैं, हो सकती हैं कि इनका एक तो वजह है कि हिंदी मीडियम में बहुत सारे लोगों का प्री क्लियर नहीं होता है, तो और दूसरी चीज़ जब प्री क्लियर हो जाता है तो मेंस, क्योंकि उनका जो स्कूली बैकग्राउंड होता है वो कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है। और तीसरी चीज़ एक हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम रहने की जो वजह मुझे समझ में आती है कि कोई भी बच्चा जब हिंदी बैकग्राउंड से तैयारी शुरू करने आता है तो उसका चूँकि एकेडमिक बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं रहा है, तो जब वो तैयारी करता है, उसने 1 अटैम्प्ट दिए, 2 अटैम्प्ट दिए, उसे लगता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो यूपीएससी छोड़ के पीसीएस की तरफ मूव कर जाता है। तो एक ये भी रीज़न है कि जो पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं ना, वो यहाँ से मूव करके पीसीएस की तरफ चले जाते हैं। और भी कई रीज़न हैं ऐसा कि यूपीएससी भेदभाव करती है, इसका मेरे पास कोई प्रमाणिक आंकड़ा नहीं है और ना मैं ये बात कह सकता हूँ। और क्या वजह है इस पर सभी विचार कर रहे हैं, हालांकि सिलेक्शन होते हैं, इसका प्रमाण मैं हूँ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ है। ओके सर, आपने प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी? प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि सबसे पहले तो जो सिलेबस है यूपीएससी का उसको अच्छे से कवर करो और सोर्स को अपनी लिमिटेड रखो, ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागो, ज़्यादा जो मटेरियल मार्केट में उसके पीछे मत भागो, कहीं से भी पढ़ो, बस आपकी कंसेप्चुअल समझ अच्छी होनी चाहिए। जब एक बार उसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर टेस्ट पेपर के थ्रू अपना एवेल्यूशन करो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, किस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस, यही 2 मूल मंत्र हैं प्री क्लियर करने का। ओके
सर बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी 12th कर रहे हैं उनको उनको उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है मुझे अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सर उनको आप कैसे संदेश देना चाहेंगे कि प्रिपरेशन आप 12th के बाद जस्ट बाद में करें या ग्रेजुएशन के 3 साल के बाद में करें या फिर कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? यूपीएससी की प्रिपरेशन का ऐसे कि देखो 12th के बाद आप ऐसा नहीं कि आप आओ कॉलेज में एडमिशन लेके कोचिंग ज्वाइन कर लो या यूपीएससी में लग जाओ, ये मेरे हिसाब से मुझे तो ठीक नहीं लगता है। पहले ये कि आप अपनी जिस मतलब कॉलेज में जहाँ भी एडमिशन लिया है अपनी कॉलेज की जो एजुकेशन है उसको अच्छे से पूरा कीजिए जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी के लिए मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, वो समझ 12th के बाद बच्चों में अक्सर नहीं होती है। तो यही है कि पहले कॉलेज करो, जब 3rd ईयर में आ जाओ तो फिर थोड़ा यूपीएससी के प्रति सीरियस हो जाओ और एनसीईआरटी वगैरह कॉलेज के टाइम पे पढ़ सकते हो और 3rd ईयर से थोड़ा इस दिशा में मूव कर सकते हैं। ओके सर, आपने सीरियस प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दी है? मैंने तो अपने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ही 2018 में मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था, उसके बाद से मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी और मैंने 2019 का ब्रेक लेके मैंने 2020 का अटेम्प्ट दिया था। तो 1-1.5 साल मेरी 2018 के बाद से ही प्रिपरेशन चल रही है। ओके सर, कॉलेज के 3 साल में आपने एंजॉयमेंट भी किया होगा, कोई कॉलेज की सोसाइटी भी ज्वाइन की होगी और सोसाइटी वो अदर कॉलेज की अदर एक्टिविटीज़ के साथ में आपने पढ़ाई किस प्रकार की? कॉलेज में तो यही होता है कि देखो कॉलेज में आप अदर एक्टिविटीज़, क्योंकि जैसे मैंने डीयू से की है तो डीयू में जानते हैं कि अदर एक्टिविटीज़ काफ़ी होती हैं, लेकिन पढ़ाई का पिक टाइम होता है 1-2 महीने होता है, उस समय ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। और देखो लाइफ में कोई भी चीज़ करो हर जगह बैलेंस की ज़रूरत होती है, तो न तो केवल पढ़ाई से काम चल सकता है ना ही अदर एक्टिविटीज़ से। अगर आप बैलेंस एक जगह बना सकते हो तो वहाँ पर भी कॉलेज में भी बन जाता है, ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है। ओके सर, जैसे कि पढ़ाई करते हैं तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कहीं गैप आ जाता है, उस गैप को किस प्रकार मेंटेन किया जाना चाहिए? देखो ये है कि सबसे पहले तो आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे यूपीएससी में बच्चे आते हैं तो कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन लिया, अचानक से जोश आ जाता है, 10 घंटे पढ़ाई कर ली है। ये चीज़ पहले से पता होना चाहिए कि यूपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो वो एक दिन में क्लियर नहीं होता है, इसके लिए लंबी मेहनत लगती है। तो आपको धैर्य बनाए रख आराम से अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ कि आज मुझे इतना कवर करना है, अगर नहीं हो पाया तो इसको कल करेंगे। तो यही कि जब आप थोड़ा पढ़ोगे कि बस मुझे 8 घंटे पढ़ना है एक दिन में, बाकी तो आप एग्जॉस्ट नहीं होगे और दूसरे दिन के लिए भी एनर्जी बची रहेगी। और बीच में अगर 1-2 दिन का गैप आ भी जाता है कि चलो किसी कारणवश आ जाता है कि ये नहीं पढ़ पाए, तो इसको अन्य जो समय है उसमें 1-2 घंटे बढ़ा करके कवर किया जाना चाहिए। और जो मोटिवेशन की बात है कि गैप आ गया उसके बाद पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो उसको यही कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, अगर आप अपने प्रति ईमानदार हो, तो हमें नहीं लगता कि 1-2 दिन का गैप आपकी पढ़ाई को ज़्यादा बाधित करता है, आप कहीं ना कहीं उसको कवर कर लेते हो। ओके सर, कोचिंग को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट डाउट है कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो कोचिंग ऐसा भी नहीं है कि बिना कोचिंग मतलब अगर जो बच्चा कोचिंग ज्वाइन नहीं करता है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हैं। तो कोचिंग क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक है, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तो आप कोचिंग को छोड़ के सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है तो कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। बस इतना ही आसान हो जाता है कि जो रास्ता आप 2 साल में तय करोगे हो सकता है कोचिंग आपको थोड़ा जल्दी करा दे, इतना फ़र्क पड़ जाता है। ओके सर, जिस टाइम रिजल्ट आया नहीं था उस टाइम रिजल्ट से पहले आपको क्या उम्मीद थी कि मेरी इतने रैंक लग जाएगी, एक अनुमानित तौर? रिजल्ट्स के पहले तो मैं भी अपनी रैंक 300-400 के अराउंड सोच रहा था कि क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मैं ऐसा भी नहीं सोच रहा था कि मैं टॉप करूंगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि 300 से 400 के बीच में मेरी रैंक आएगी। हालांकि वो आई नहीं, किसी वजह से मेरी कुछ कमियां रहीं जिन पर मैं आगे सुधार करने का प्रयास करूँगा। ओके सर, आप कमियों के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? एक तो यही कि जब मेरा प्री क्लियर हुआ था तो मेरे मेंस के जो सारे सेगमेंट थे वो कवर नहीं थे। एथिक्स की क्लास मैंने मेंस के प्री के बाद की, ऐसे की क्लास भी मैंने, और जो कुछ छोटे टॉपिक्स होते जैसे आईआर हो गया या फिर कि इंटरनल सिक्योरिटी है, इस तरह के टॉपिक्स मेरे कवर नहीं थे। एक तो ये चीज़ रही, तो जब मैं इनको कवर करने के लिए मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया क्लासेस वगैरह की, तो करंट अफेयर्स पे उतनी अच्छे से कमांड नहीं कर पाया। तो शायद मुझे लगता है कि यही सारी चीज़ें रहीं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की मगर उतने अच्छे से नहीं कर पाया। तो इस बार मैं अगर हो जाता मेरा प्री में तो मैं इन चीज़ों पर वर्क करूँगा। ओके सर, हिंदी माध्यम के लिए कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए और न्यूज़पेपर किस प्रकार रीड करना चाहिए? देखो मैंने तो
द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो किया था। हिंदी में दैनिक जागरण पढ़ सकते लेकिन मुझे उतना खास नहीं लगता था, तो मैंने द हिंदू किया था। और मेरा ये है कि उसको लेके एक एक लाइन पढ़ के नोट्स नहीं बनाना है द हिंदू के। मेरा तो ये था कि बस 1 से 1.5 घंटे दो और उसको पढ़ लो, एक बार अपडेट बने रहो। बाकी जहाँ से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, मैगजीन से या किसी वेबसाइट से, तो उसको आप कंटिन्यू करते रहो। न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं वो चीज़ें जब आप डेली वही 2-3 बार पढ़ते हो तो मैनेज हो जाती हैं। मैं 12th तक तो मैं हिंदी माध्यम ही था। जब मैं DU में आया ग्रेजुएशन में, तो यहाँ पर DU में आपको पता है कि बिल्कुल हिंदी से काम नहीं चलता है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत इंग्लिश मेरी इम्प्रूव हुई। मैंने कॉलेज टाइम से ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया था। तो यही फिर जब मैं उसको पढ़ता रहा, शुरुआत में मुझे भी काफ़ी सारी दिक्कत होती थी। मैं डिक्शनरी लेके बैठता था, 2-2 घंटे में 4-5 पेज ही पढ़ पाता था। लेकिन जब वो किसी भी चीज़ की आप प्रैक्टिस करो तो वो सहज हो जाती है। फिर धीरे धीरे मैं उसमें सहज हो गया हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने में। ओके सर, बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी 12th के जस्ट बाद में अभी UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि मैं इंग्लिश मीडियम लूँ या फिर हिंदी मीडियम लूँ। दोनों कन्फ्यूजन चल रहा है दोनों उनके दिमाग में, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें यह है कि अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश में 19-20 का अंतर है, कि मतलब आपकी हिंदी 20 है, इंग्लिश 19 है, थोड़ा सा ही अंतर है, तो फिर मेरा सुझाव है कि इंग्लिश मीडियम लेना चाहिए। अगर किसी बच्चे का ऐसा है कि उसका हिंदी 20 है, इंग्लिश 15 है, इंग्लिश आती नहीं, फिर उसके पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि या तो फिर वो 2-3 साल इंग्लिश सीखने में या 1 साल, जिसकी भी जैसी कैपेसिटी है, इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद वो करेगा, तैयारी शुरू करेगा। तो ये है, अगर कोई जैसे ग्रेजुएशन 12th के बाद हिंदी मीडियम करके आया, ग्रेजुएशन टाइम पे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लेता है, तो उसे बेशक इंग्लिश मीडियम लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश मीडियम में एज दिलाती, चाहे वो कंटेंट हो या फिर अन्य चीज़ों को लेकर के हो। सर, अभी बात करते हैं आपका इंटरव्यू कैसा रहा और इंटरव्यू में किस प्रकार के सवाल पूछेगी? आप 1-2 सवालों के आप बता सकते हैं। इंटरव्यू मेरा ठीक था। मेरा भोंसले सर के बोर्ड में इंटरव्यू हुआ था। तो जनरली डेप्थ से कुछ क्वेश्चन पूछे कि जैसे मेरे होम स्टेट के बारे में बताइए, और हॉबीज़ के बारे में 1-2 क्वेश्चन पूछा। मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था, तो हिंदी लिटरेचर पे एक मेंबर ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे। उन्होंने मुझे कुछ पंक्तियाँ भी दी। इस तरह से थी कि कुछ काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ, ये पंक्तियाँ किसकी हैं। और उन्होंने शिवमंगल सिंह सुमन की पंक्तियाँ सुनाने, उन्होंने कुछ पंक्तियाँ दी थी कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, और ये पूछा था किसकी पंक्तियाँ हैं। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद के बारे में भी क्वेश्चन पूछे। एक मेंबर ने स्टॉक मार्केट के बारे में क्वेश्चन पूछे कि स्टॉक मार्केट क्यों बूम कर रहा है, और ये RTGC, रियल टाइम ग्रॉस पेमेंट वगैरह, ये सब क्या होते हैं। ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछे कि हिमालय इतना फ्रेजाइल क्यों है, जो भी लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक के लिए, और डेजर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, और जो इंडियन डेजर्ट है थार का मरुस्थल, इसका निर्माण कैसे हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।